हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 आम्ल भस्म लवण, तो आज हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पे इन सभी का सूत्र लिखना था, तो आप लोग लिख लेंगे, 3 वो का लिखना था। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल, जो कि कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखने के लिए बोल रहा था। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एस्टिक अम्ल, क्योंकि सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी अम्ल क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी अम्ल के रूप में होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में जब अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करते हैं तो जल तथा लवण बनाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ये देखिए, सामान्य लवण है तो NaCl, KCl, Na2SO4, KNO3। आप लोग इतना सारा दिया गया है तो आप लोग कोई भी एक लिख सकते हैं। और अम्लीय लवण का लिखेंगे NaHSO4, Na2HPO4। और भास्मिक लवण का लिखेंगे Pb ग्रुप OH NO3। और दूसरा लिखेंगे Ba ग्रुप OHCl। और तीसरा लिख लेंगे BiOH ग्रुप 2Cl। तो हमने आप लोगों को एक से अधिक उदाहरण देकर समझा दिया है। तो आप लोग एक एक उदाहरण भी यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक। हमें यह सिर्फ बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे एक समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण है सोडियम कार्बोनेट पे देखिए Na2CO3 और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए 2HCl यहाँ पे यह फिर इधर देखिए क्या बन रहा है प्रतिफल के रूप में। तो यहाँ पे देखिए Na2Cl2 प्लस CO2, जो कि यहाँ पे ऊपर की ओर तीर चिन्ह का दिया गया है। इसका मतलब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और प्लस H2O यानी कि जल बन रहा है। तो यहाँ पे यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस बन के वह वाष्प यानी कि वायुमंडल में चला जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और आप लोग लिख लीजिएगा तथा उसके साथ में ही
आप लोग यह समीकरण भी लिख लेंगे, इससे यह स्पष्ट रूप से इसका अच्छा से आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, यानी कि यह NH4Cl जलीय विलयन होता है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गृह निर्मित किन्हीं दो सूचकों के नाम बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हल्दी, दूसरा लिखेंगे लाल गोभी का पत्ता और तीसरा लिखेंगे चुकंदर, जो कि यह घर घर में हम लोगों को उपजता है और यह जो कि सूचक है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो रंगीन पदार्थों यानी कि सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे पहला फिनाल्फेथिलीन और दूसरा लिख लेंगे मेथिल ऑरेंज। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसका अनुसूत्र होता है NH4OH, जो कि इसमें धात्विक आयन नहीं होते, यानी कि धातु के आयन यानी कि धातुओं के गुण नहीं होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, जिसको यहाँ पे पूर्ण करना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे पहला समीकरण है Zn+H2SO4। तो इसको देखिए यहाँ पे पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4+H2, यहाँ पे जो कि यहाँ पे तीर ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यह वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगा। और दूसरा समीकरण है Fe+2HCl। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है FeCl2+H2, यहाँ पे भी तीर के चिन्ह ऊपर की ओर है, यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अम्लीय, क्योंकि जब विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और यदि उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, यानी कि सबसे अधिक खट्टा कौन है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पीएच मान 2, क्योंकि 7 से पीएच मान जितना ही कम होगा वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा खट्टा होता है, और जिसका पीएच मान 7 के नज़दीक होता है वह पीएच मान कम खट्टा होता है, और 7 से जितना ही कम होता है वह पदार्थ उतना ही अधिक धीरे धीरे खट्टा होता जाता है, यानी कि उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्या पीएच मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे, यानी कि यह कड़वा होगा। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हाँ, क्योंकि जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है, और इस कारण जल है जो कि हमें पीने में उदासीन होता है, यानी कि उसमें ना ही खट्टा होता है और ना ही वह कड़वा होता है। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि पीएच मान 8 वाला विलयन जल से अधिक भास्मिक होगा। तो क्योंकि जिसका मान 7 से अधिक हो जाता है वह पदार्थ उतना ही हमें कड़वा यानी कि महसूस होता है पीने या खाने में, जबकि जल का पीएच मान 7 होता है, और यहाँ पे इस भस्म का पीएच मान 8 दिया गया है। तो यह जल से अधिक भास्मिक यानी कि कड़वा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे और
इसका आंसर भी लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। यहाँ पे तीन, जो कि यहाँ पे देखिए अनुसूत्र दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, पहला अम्लीय लवण तो यहाँ पे इसका हो जाएगा NaHSO4, और दूसरा भास्मिक लवण का हो जाएगा Pb ग्रुप OH NO3, और तीसरा उदासीन लवण यानी कि सामान्य लवण का हो जाएगा NaCl। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। यहाँ पे यह दो समीकरण दिया गया है, इसको हमें पूर्ण करना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला समीकरण है ZN प्लस NaOH। तो यहाँ पे इसको एरो देंगे और यहाँ पे देखिए लिखेंगे ZN प्लस 2NaOH। यहाँ पे 2N के बगल में यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए बनेगा Na2ZNO2 प्लस H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे। और दूसरा समीकरण है CuSO4 प्लस NaOH, जबकि यहाँ पे हम लोग 2 इसमें भी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए यह समीकरण भी संतुलित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार बनेगा Na2SO4 प्लस Cu ग्रुप OH2। तो आप लोग लिख लेंगे देखकर। तो आप चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखने के लिए एक समीकरण लिखेंगे जिसमें ZN यहाँ पे जस्ता है तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए HCl। यह समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 आगे लगाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण पूर्ण होने पर क्या बन रहा है, ZnCl प्लस H2 यहाँ पे, जो कि यहाँ पे विस्थापित किसको कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ZN यहाँ पे अलग था, जो कि इसके साथ है संयोग कर लिया। यहाँ पे ZnCl यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे H को भगा दिया यानी कि विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में चला जाएगा गैस के रूप में। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा तथा यह समीकरण लिख लेंगे, जिससे कि यह स्पष्ट रूप से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम हो। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे लिटमस पत्र, क्योंकि यही हमें यह बतलाता है कि कोई भी पदार्थ है जिसका अम्लीय ज़्यादा है या फिर कम है, या तत्व यानी कि पदार्थों के pH मान को ज्ञात करने में सहायक होता है तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को स्तर को यह बताने में सक्षम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनानफैथिलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का है, हमें इसकी प्रकृति बतानी है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विलयन की प्रकृति वह क्षारीय होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रवाकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र बताएं, हमें इन दोनों का सूत्र बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र यानी कि इसका होता है CuSO4। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखने के लिए एक समीकरण का उपयोग करेंगे जिसमें
यहाँ पे देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 है और इसमें सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जा रहा है Na2CO3। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में यहाँ पे देखिए H2O यानी कि जल बन रहा है और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो कि यहाँ पे तीर ऊपर की ओर दिया गया है यानी कि वायुमंडल में गैस के रूप में चला जाएगा। तो आप लोग जो इससे यह का आंसर लिखेंगे कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन में H+ यानी कि जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि उस विलयन का pH मान घटेगा, यानी कि जब किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो उसका धीरे धीरे pH मान घटता जाता है। जिस तरह से कि उसका H+ आयनों की सांद्रता बढ़ते जाती है उसी तरह से उसका pH मान भी घटता चला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और इसका भी आंसर लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे अनाद्र, क्योंकि जब वायुमंडल में जल को त्यागते हैं तो वे लवण अनाद्र कहलाते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि pH मान 7 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी का pH मान 7 के आसपास नहीं होता है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए किसान लोग होते हैं जो कि उसमें चूना का मिलाव करते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और फसल अच्छे और अधिक हो। तो इसीलिए मिट्टी का pH मान जो कि 7 से के आसपास होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दो सूचक का नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जिसमें पहला लिखेंगे हल्दी और दूसरा लिखेंगे चुकंदर, जो कि ये दोनों सूचक का काम करते हैं या अम्ल तथा क्षारीय की पहचान कराने में मदद करते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका अभी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे KIO या KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को मिलाकर साधारण नमक में मिलाकर आयोडीन नमक युक्त बनाया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड इसको बोला जाता है और इसका अनुसूत्र होता है CaCl2। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है, हमें यह बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि अम्ल जल में H+ आयन प्रदान करता है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ होता है जो कि विद्युत का सुचालक या कुचालक होने का उसका प्रतीक करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।